हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आपकी तैयारी एकदम बेहतर चल रही होगी। तो चलिए रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर उपसह संयोजक यौगिक का वन शॉट सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपको पता है बच्चों कि ये वन शॉट वीडियो है, इसलिए हर एक टॉपिक को हम डीपली नहीं देख सकते। हाँ, इतना जरूर है कि इन वन शॉट में आपके वही क्वेश्चन हम करवाते हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो चैप्टर है बच्चों, ये कुल मिलाकर के एक ही उपसह संयोजक यौगिक, बस एक ही टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता है। बट डोंट वरी, तो इसमें चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वक्त नहीं है, पढ़ना वही जो पेपर में आए। क्लियर? चलिए बच्चों, तो सबसे पहला टॉपिक है कि भाई योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, ये जानना बेहद जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो प्रकार हैं वो ज्यादा पूछता है। तो योगात्मक यौगिक, ठीक, योगात्मक का मतलब ही होता है बच्चों, योग का अर्थ होता है बच्चों जोड़, ठीक है ना, योग का मतलब ही होता है जोड़। ठीक, तो योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक क्या होते हैं, गौर से समझिएगा कि जब दो या दो से अधिक सरल अस्थायी यौगिक को आणविक अनुपात में, ठीक है ना, आणविक अनुपात में मिला करके गर्म करके वाष्पित करते हैं, उनको मिलाने से गर्म करने के बाद वाष्पित करते हैं, तो इसके फलस्वरूप नए पदार्थ के जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं बच्चों योगात्मक यौगिक। या सिंपल सी बात है रसगुल्लों, जब दो या दो से अधिक सरल अस्थायी यौगिक को आणविक अनुपात में मिला देते हैं तो उससे जो क्रिस्टल प्राप्त होता है वही क्या हो जाता है, योगात्मक यौगिक। क्लियर हो गया? चलिए फॉर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक है बच्चों K2SO4, एक है Al2SO4 का होल ट्वाइस, और साथ ही साथ 24 अणु इसमें जल के इन्वॉल्व हैं। ठीक, तो जब बच्चों इनको अपन मिलाते हैं एक अनुपात में, ठीक है ना, एक निश्चित अनुपात में सब मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है भाई, तो ये बन जाता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, 24 अणु जल के हैं। तो ये है किसका फार्मूला, तो ये है बच्चों पोटास एलम, पोटास एलम, ठीक है ना। ये सब देखिए इसमें क्या है, पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है और 24 अणु जल के। जब ये दो या दो से अधिक हमने बताया सरल अस्थायी यौगिक, तो भाई यहां पर कितने हैं, दो यौगिक हैं। अब जब दोनों मिल जा रहे हैं रसगुल्लों, तो ये जो बनाते हैं तो ये यही हो जाता है आपका योगात्मक यौगिक, ठीक है ना, योगात्मक यौगिक। क्लियर? योगात्मक यौगिक समझ में आ गया? इसी तरह से, इसी तरह कार्नेलाइट भी है, मोहर लवण भी है। ठीक, बट एक एग्जांपल बहुत है, ठीक ना, क्योंकि अपने को समझना है कि योगात्मक यौगिक है क्या। क्लियर हो गया रसगुल्लों? चलिए इसको फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं इनके टाइप के, ठीक, इनके टाइप को देख लेते हैं। तो योगात्मक यौगिक के प्रकार देखते हैं। ठीक, योगात्मक यौगिक के प्रकार, योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, तो योगात्मक यौगिक बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कौन? एक द्विक लवण और दूसरा जिसके बारे में पढ़ना है संकुल लवण या संकुल यौगिक या फिर उपसह संयोजक यौगिक। तो चलिए देखते हैं पहला कौन सा है बच्चों, द्विक लवण। द्विक लवण किसे कहते हैं कि ऐसे यौगिक जो जल में घोलने पर, ठीक है, जल में घोले जाने पर अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाते हैं, यानी अपने आयनों में पूरी तरह टूट जाते हैं बच्चों, अर्थात विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, तो उन्हें कहते हैं द्विक लवण। ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं, जैसे पोटास एलम, कार्नेलाइट, मोहर लवण आदि। तो ये ऐसे यौगिक होते हैं। द्विक लवण का मतलब ही होता है जिसमें दो या दो से अधिक साल्ट होते हैं या लवण मिले होते हैं या फिर यौगिक मिले होते हैं, उन्हें कहते हैं द्विक लवण। जैसे भी आपने जो फिटकरी का फार्मूला देखा बच्चों, वो द्विक लवण का ही एग्जांपल है। तो यहां पर हम लिखेंगे जैसे भाई K2SO4, ठीक, Al2SO4
का होल ट्वाइस, उसके बाद 24H2O। तो ये होता है एग्जाम्पल। यानी जल में अगर घोलेंगे तो हमें पता है बच्चों K पे प्लस आयन होता है, पोटेशियम हो गया, और भाई एल्यूमिनियम अगर बात करें तो ये भी प्लस होता है, और साथ ही साथ जो SO4 है बच्चों तो इस पे 2 माइनस होता है, ठीक। और यहां पर H धनायन भी और ये OH ऋण आयन भी। कहने का अर्थ ये है बच्चों, जब इनको अपन क्या करेंगे जल में घोलते हैं तो ये क्या है अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से ये टूट जाएंगे जल में घोले जाने पर। और जब घोल भाई जल में जब टूट जाएंगे ये अपने आयनों में, तो इसका मतलब ये अपनी पहचान को ही खो देते हैं, पूरी तरह से इनके आयन क्या है उसी जल में घुल जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये होते हैं द्विक लवण, ठीक। जैसे एक और है बच्चों, जैसे एक हो गया ये, और दूसरा ले लेते हैं KCl, KCl Mg, KCl MgCl2 इंटू 6H2O। क्लियर? अगर हम नाम की बात करें बच्चों तो इसे तो कहते हैं, क्या कहते हैं, फिटकरी का है फार्मूला, फिटकरी, या इसी को कहते हैं पोटास एलम, पोटास एलम। क्लियर? पोटास एलम भी कहते हैं। और ये क्या है कार्नेलाइट, ये कार्नेलाइट का, कार्नेलाइट, तो ये कार्नेलाइट का फार्मूला है बच्चों। जब इसको घोलेंगे K प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, Mg प्लस में टूटेगा, और HOH आयन ये भी टूट जाएगा, ठीक है ना। तो KCl हो गया, MgCl2 हो गया। क्लियर बच्चों? चलिए तो फटाक से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया, एक मिनट। कौन भाई, आप लोग क्लास चल रहा होता है कॉल करते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक यानी दूसरा, हमने बताया ना योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो यानी जल में घोल दो तो अपनी पहचान खो देते हैं, मतलब आयनों में वियोजित हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं बच्चों द्विक लवण। परिभाषा पूछा जाता है, इतना याद रखना। अब दूसरा है बच्चों उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक यौगिक अथवा संकुल यौगिक, चाहे उपसहसंयोजक यौगिक कहिए या फिर संकुल यौगिक कहिए। अब ये क्या होंगे, जस्ट उसी का अपोजिट, द्विक लवण का अपोजिट, यानी ऐसे यौगिक जिन्हें जल में घोले जाने पर ये अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, अर्थात विलयन में ये अपनी पहचान खोते नहीं है, यानी पहचान बनाए रखते हैं। तो ऐसे यौगिक को कहेंगे उपसहसंयोजक, या मतलब उपसहसंयोजक यौगिक या फिर बच्चों संकुल यौगिक। क्लियर? परिभाषा लिखेंगे कि ऐसे यौगिक जिन्हें जल में या किसी अन्य विलायक में, कोई भी विलायक हो, घोलने पर अपने घटक आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, अर्थात अपनी पहचान को ये बनाए रखते हैं बच्चों। तो ऐसे यौगिक को उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे हम लिख दें बच्चों, जैसे K4FeCN6, ठीक। ये तो ये एक क्या है, ये एक संकुल यौगिक है। संकुल आपने पढ़ा होगा, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व में हमने बताया था कि ये अच्छे उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं, है ना, बताया था। तो भाई इसमें इनका इस्तेमाल होता है डी ब्लॉक के तत्वों का। क्लियर हो गया? तो ये चीज हो जाता है। इसी तरह से और भी कुछ लिखना चाहेंगे, जैसे हम ये चीज लिखेंगे बच्चों, ठीक, ऐसे। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये आपके संकुल यौगिक या फिर उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं। समझ में आया कुछ? ये ठीक। तो ये क्या होते हैं, ऐसे यौगिक होते हैं अगर इनको जल में घोल दिया जाए बच्चों तो ये अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं पूरी तरह से। ये अपने पहचान यानी ये क्या कहते हैं, पहचान खोते नहीं है, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। क्लियर? यानी इनका अस्तित्व बना रहता है, ये आयनों में वियोजित होते ही नहीं है। बस इतनी सी बात है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक बेहद लाजवाब है। नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों बहुत ही
प्यारा सा टॉपिक है कि उपसहसंयोजी यौगिक का परिचय। अब इसमें समझिएगा, एक ही चीज समझाएंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे भी हमने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक, एक एग्जांपल ले लिया K3 या K4 FeCN6, ठीक, ये चीज बताया है। अब इसमें थोड़ा समझिएगा किसे किस नाम से जानते हैं। अब बच्चों देखिए, कोई भी उपसहसंयोजक यौगिक होता है तो उसमें जो भी बाहर है, ठीक, अगर ये धातु है, हमें पता है बच्चों कि ये फिर प्लस में अगर होगा तो ये पूरा का पूरा पार्ट ऋणात्मक होता है, इतना समझिए, ठीक। हालांकि इसको भाई यहां पे कुछ नहीं इसके बारे में मेंशन करना है, केवल ये समझना है कि इसमें कौन क्या कहलाता है। तो ये जो चीज होते हैं बच्चों, हमने बताया कि ये आयन होते हैं, ठीक, ये क्या होते हैं, आयन होते हैं। और ये जो होता है इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, क्लियर। अब उसके बाद ये जो कोष्टक में होता है इसका नाम होता है लिगेंड। लिगेंड, लिगेंड पढ़िए, लिगेंड लिखा रहता है कहीं के, उसमें मत जाइएगा, ठीक, ये चीज। अब बात करें बच्चों, ये पूरे के पूरे यहां से यहां तक जो कोष्टक में है रसगुल्लों, इतने पूरे का नाम क्या होता है, तो इतने पूरे को बोला जाता है, ध्यान से समझिएगा, संकुल बोलते हैं। क्या कहते हैं, संकुल कहते हैं, ठीक। और ये जो नंबर्स है बच्चों, ये जो आपका नंबर दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या, इतना चीज। मतलब कोई भी आपका यौगिक हो, संकुल यौगिक हो, उपसहसंयोजक यौगिक हो, इस तरह से स्ट्रक्चर है तो कौन क्या कहलाता है, ये बहुत बड़ी चीज है। और इन्हीं में से बच्चों सबसे ज्यादा एक तो लिगेंड पूछता है और दूसरा पूछता है उपसहसंयोजन संख्या। मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों टॉपिक हैं। और एक तीसरा जो है केंद्रीय धातु परमाणु। ये तीन टॉपिक इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। हालांकि ये शॉर्ट में होते हैं आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा बच्चों कि इसमें हमने क्या बताया, ये चीज आयन होता है, यानी ये धनायन होगा तो ये पूरा का पूरा ऋणायन, अगर ये वाला ऋणायन होता है तो ये पूरा पूरा धनायन। जैसे अभी एक और एग्जांपल हमने लिखा था, थोड़ा समझिएगा। जैसे इस तरह से एक एग्जांपल लिखा बच्चों, अभी हमने इसके पहले याद करिए हमने क्या लिखा था, इस तरह से NH3 यहां पर था, ठीक, और यहां पे कुछ भी ले लेते हैं, 5 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और SO4। अगर ये वाला का पूरा पार्ट माइनस होगा तो ये वाला फिर पूरा धनावेशित होता है। तो यानी ये जो होते हैं आयन होते हैं, ठीक, चाहे ये आगे रहे चाहे पीछे रहे, ये होते हैं आयन। क्लियर हो गया। तो इतना चीज बच्चों कौन क्या पढ़ा जाता है ये बहुत ही जरूरी है याद रखना, ठीक। सबकी भी डिफिनेशन भी देखेंगे, परिभाषा भी देखेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन ये एक परिचय है, थोड़ा याद रखना बेहद जरूरी है कि भाई ये जो होते हैं आपके आयन होते हैं, ठीक। और ये जो आपका कोष्टक दिख रहा है इसके जस्ट बाद जो होता है उसे केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं, ठीक। और उसके बाद इस कोष्टक में जो है इसको लिगेंड कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और इसके साथ ये जितने बंध के साथ भाई इसके साथ जुड़ा हुआ है उसे उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। और ये पूरा का पूरा यहां इतना पार्ट संकुल कहलाता है। क्लियर हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी सबकी डिफिनेशन देख लेते हैं। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, ठीक। देखिए एक एक करके समझते हैं, हमने बोला ना कि सबको एक एक करके समझ लेते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन किसे कहते हैं, ठीक। केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, सबसे पहला ध्यान से समझना, ऐसे धातु आयन अथवा ऐसे धातु परमाणु, यानी ऐसे आयन भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं। तो ये कह रहा है ऐसे धातु आयन या परमाणु जो एक या अधिक लिगेंड के साथ जुड़े हो, एक या अधिक लिगेंड के साथ जुड़े हो, उसे केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। जैसे बच्चों अभी हमने क्या बताया, भाई एक एग्जांपल के थ्रू कोई भी चीज ले लीजिए, Fe है, ठीक। यहां पर मान लेते हैं कि भाई CN6 है,
ठीक, CN6 है, उसके बाद हमने H2O रख लिया, ठीक, इस तरह से आपका। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कितने लिगेंड हैं? इसमें 2 लिगेंड हैं। एक तो बच्चों एक लिगेंड ये है और दूसरा लिगेंड ये है। तो ये अगर हम बात करें तो इनके साथ जुड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि ऐसे धातु आयन या परमाणु जो एक या अधिक लिगेंड से जुड़े हो, भाई इसमें 2 लिगेंड हैं और भी हो सकते हैं, तो 2 लिगेंड से जुड़े हुए हैं, तो भाई जुड़ा कौन है बच्चों? ये जुड़ा है। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। अब समझ में आ गया? चलिए एग्जाम्पल हमने बताया ना, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ पे K3 हो गया, ठीक, यहाँ पे CO NH3, ठीक, NH3 हो गया, 4 लिख देते हैं। तो ये चीज, अब इसको क्या पढ़ते हैं? तो इसी को बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या कहते हैं बच्चों? केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, ठीक, केंद्रीय धातु परमाणु बोलिए बच्चों, या केंद्रीय धातु आयन, कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर? इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यही जो होता है ये केंद्रीय धातु परमाणु, सीधी सी बात है बच्चों, जो लिगेंड के साथ जुड़ा होता है उसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। बस इतनी सी बात है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगले टॉपिक पर आते हैं बच्चों। अगला है लिगेंड क्या है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपके एग्जाम की दृष्टि से बच्चों यूं समझिए कि 100% वाला टॉपिक है, ठीक है ना। कोई ऐसा सेट नहीं बचेगा जिस पर इसका कब्जा ना हो। किसी में लिगेंड अकेले पूछ लेगा लिगेंड क्या है, किसी में पूछेगा आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, किसी में पूछ लेगा कि संयोजकता के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, तो किसी में पूछ लेगा कीलेट लिगेंड क्या है, किसी में पूछ लेगा धनावेशित लिगेंड क्या है, किसी में कहेगा एक दंतुर लिगेंड क्या है, किसी में कहेगा बहुदंतुर लिगेंड क्या है। यानी ये जो लिगेंड का है भाई, इसका बोलबाला है इस चैप्टर में। लिगेंड क्या है चलिए देखते हैं, और लिगेंड के प्रकार हम पहले आवेश के आधार पर देखेंगे, ठीक है ना बच्चों। लिखेंगे कोई भी परमाणु या आयन, ठीक है ना, कोई भी परमाणु हो सकता है या कोई आयन हो सकता है। कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है उसे कहते हैं लिगेंड। क्या कह रहा है कि कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। अभी हमने क्या बताया, अभी भाई ये जो चीज है Fe लिखा, और यहां पर बच्चों कुछ भी लिख लेते हैं। चलिए हमने क्या है भाई यहां पे ले लिया NH3 ही, ठीक, NH3 ही ले लिया। तो ये क्या है, इसके अंदर इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, तो यही वाला तो लिगेंड कहलाता है। हमने यही तो बताया ना कि ये क्या है बच्चों, ये लिगेंड है, ठीक, ये क्या है, लिगेंड है। तो यही बता रहे हैं कि कोई भी आयन या परमाणु, यहां पर आयन भी हो सकता है, कोई परमाणु जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता होती है उसे कहते हैं लिगेंड, उसे कहते हैं बच्चों लिगेंड। अब लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, तो आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे आवेश के आधार पर लिगेंड। तो आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। सबसे पहला है धनावेशित लिगेंड। धन आवेशित लिगेंड, हालांकि बहुत सिंपल है, परेशान नहीं होना है। धन आवेशित लिगेंड किसे कहेंगे, तो भाई ये शब्द की गहराई को समझिए। धन आवेशित लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिन पर धन आवेश होता है, ऐसे लिगेंड रसगुल्लों जिन पर धन आवेश होता है, ऐसे लिगेंड को कहते हैं धन आवेशित लिगेंड। क्लियर हो गया ना। चलिए एग्जाम्पल जैसे लिख लेते हैं बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका NO हो गया, NO धनावेशित लिगेंड, ठीक। उसके बाद NH2 NH3 ये भी धनावेशित लिगेंड है, और उसके अलावा जैसे हम बात करें H3 ये धनावेशित, ये सबके सब बच्चों क्या है, धन आवेशित लिगेंड है। तो ऐसे लिगेंड हमने बताया जिन पर प्लस
यानी बात करें तो बच्चों क्या धन आवेश उपस्थित होता है यानी प्लस चार्ज होता है, उसे कहते हैं धन आवेशित लिगेंड। क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए अगला टॉपिक है क्या है? ऋण आवेशित। ठीक, एक तो धन आवेशित लिगेंड हो गया, अब है ऋण आवेशित लिगेंड। तो भाई इसमें क्या है? ऐसे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश होता है, बस सिंपल सी बात है। ठीक, ऐसे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश होता है उन्हें ऋण आवेशित लिगेंड कहते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो Cl है, Br है, ठीक, और साथ ही साथ अगर हम बात करें बच्चों NO2 है, OH है, ठीक, ये सबके सब क्या है आपका? जैसे Cn हो गया, ये सबके सब ऋण आवेशित लिगेंड होते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश उपस्थित होता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? ऋण आवेशित लिगेंड कहते हैं। अगला है उदासीन लिगेंड। क्या होते हैं? तो उदासीन का मतलब ना तो प्लस हो और ना तो माइनस हो। तो ऐसे लिगेंड जिन पर कोई चार्ज नहीं होता यानी कोई आवेश नहीं होता है उन्हें कहते हैं ऋण आवेशित लिगेंड। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? ऋण आवेशित लिगेंड कहते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें बच्चों तो इसमें जैसे आपका H2O हो गया, H2O एक्वा पढ़ा जाता है इसमें, जब IUPAC नाम लिखते हैं H2O को एक्वा पढ़ते हैं। तो H2O हो गया, NH3 हो गया, ठीक, NH3 के अलावा CO हो गया आपका, RO भी लिखा जाता है, पिरिडीन भी होता है। तो ये समझिए इसमें बहुत सारे इसमें भी एग्जाम्पल हैं। ये सबके सब क्या होते हैं? उदासीन लिगेंड होते हैं। इन पर ना तो प्लस चार्ज होता है ना तो माइनस चार्ज, ये उदासीन होते हैं। ठीक, तो ये हो जाते हैं आपके ऋण आवेशित और उदासीन, और इसके पहले हमने धन आवेशित देखा। तो आवेश के आधार पर आपके लिगेंड कितने हुए रसगुल्लों? 3 टाइप के। क्लियर हो गया? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखेंगे बच्चों संयोजकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार। क्या देखेंगे? संयोजकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार। ठीक, संयोजकता के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आवेश के आधार पर जो होता है उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक, संयोजकता के आधार पर लिगेंड। संयोजकता के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला है बच्चों, सबसे पहला है एक दंतुक लिगेंड या एक दंतुर कहते हैं। इसी को एक दंतुर भी कहते हैं। एक दंतुर कहीं लिखा हो तब भी वही चीज है, एक दंतुक लिखा हो तब भी वही चीज है। तो एक दंतुक लिगेंड क्या होता है? वेरी सिंपल है, ये भी बहुत ही आसान है बच्चों। चलिए देखिए, वह लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है। ठीक, जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है। हमने क्या बताया? जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है। ठीक, एक दाता परमाणु होता है तथा जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। कहने का मतलब ऐसे लिगेंड जिन पर केवल एक ही दाता परमाणु होता है, यानी ऐसे लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन मतलब केंद्रीय धातु परमाणु को, ठीक है ना, जैसे हमने बताया कि भाई आपका कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। ठीक, इस तरह से आप ले लीजिए NH3 हो गया। ठीक, यहां कुछ भी 4 लिख दीजिए, उसके बाद यहां पे SO4 या Cl2 कोई भी एग्जांपल। तो इसमें अगर हम देखें तो ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता रखते हैं या एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म इनको साझा करते हैं इनके साथ, ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं बच्चों? तो ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं एक दंतुर लिगेंड या एक दंतुक लिगेंड। क्लियर हो गया? चलिए परिभाषा समझ में आ गया कि ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है तथा जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं या प्रवृत्ति रखते हैं बच्चों, तो ऐसे लिगेंड को कहा जाता है, ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं? एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। यहां
डाटा हो गया, तो समझ लेना इतना, ठीक। और आगे देखिए, ये लिगेंड धनायन, ऋणायन या उदासीन अणु हो सकते हैं। मतलब ऐसे लिगेंड धनायन में भी हो सकते हैं, ऋणायन हो सकते हैं, उदासीन। जैसे एग्जांपल के थ्रू बच्चों, ये हमने बताया धनायन, ठीक है ना, तो ये H3O+ में हो गया, ये चीज भी हो सकता है, ठीक, ये भी हो सकता है धनायन। और उसके बाद यहाँ पे Cl हो गया, Cn हो गया, ऋणायन भी हो सकते हैं, साथ ही H2O NH3 आपके उदासीन। तो ये धनायन, ऋणायन या उदासीन कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे लिगेंड जो होते हैं वो कहलाते हैं एक दंतुर लिगेंड या एक दंतुक लिगेंड। क्लियर, ये सबके सब एक दंतुक लिगेंड है, क्योंकि बच्चों ये केंद्रीय धातु परमाणु को या केंद्रीय धातु आयन को एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं। क्लियर हो गया, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला क्या है, द्विदंतुक लिगेंड, ठीक, एक दंतुक लिगेंड हो गया, अब दूसरा है द्विदंतुक लिगेंड। तो द्विदंतुक लिगेंड में क्या है परिभाषा, तो ऐसे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं, अर्थात जो केंद्रीय धातु परमाणु को दो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे लिगेंड को अपन क्या कहते हैं बच्चों, द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं, ठीक है ना। तो वह लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं तथा जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक, यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु को दो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, तो ऐसे लिगेंड को कहेंगे द्विदंतुक लिगेंड। तो चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन जैसे बच्चों CH2 हो गया NH2, ठीक है ना, और यहां पर भी CH2 NH2, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्या रखेंगे, प्रवृत्ति रखते हैं या क्षमता रखते हैं। तो ये हो जाते हैं बच्चों, ये क्या है, एथिलीन डाइएमीन, ठीक, एथिलीन डाइएमीन हो जाता है। क्लियर हो गया, ये हो गया। दूसरा ऑक्सिलेट, दूसरा क्या होता है, ऑक्सिलेट जैसे हम बात करें तो बच्चों COO, ठीक, COO हो गया और इधर भी COO हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं ऑक्सिलेट, ठीक, ये दो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, ऑक्सिलेट, ठीक। ऑक्सिलेट लिखा रहता है, कहीं पर ऑक्सिलेट लिखा होता है, डोंट वरी, उस पर मत जाइएगा। तो ये क्या होते हैं, द्विदंतुक लिगेंड होते हैं, क्योंकि इनके पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब प्रदान करने की क्षमता होती है। क्लियर हो गया, इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं। चलिए तो इसको भी फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए बच्चों, हो गया, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला देख लेते हैं, अगला है बहुदंतुक लिगेंड, ठीक, बहुदंतुक लिगेंड। तो बहुदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, अब बहुदंतुक का मतलब ऐसे लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक, भाई दो से अधिक, दो रहेगा तो द्विदंतुक हो जाता है, वैसे तीन रहता है तो त्रिदंतुक कहते हैं। तो उसमें 1 2 3 करने की जरूरत नहीं है, एक दंतुक, द्विदंतुक, फिर बहुदंतुक। क्लियर, तो बहुदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, तो वह लिगेंड जिनके पास दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी इनके पास डोनेट करने के लिए दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, तो अर्थात जो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु को दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं, तो ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं बच्चों, द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। क्लियर हो गया, तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हो जाएगा CH2 दोनों तरफ एमीन लगा देते हैं, ठीक, इस तरह से, और इसके साथ भी हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक, इस तरह से इधर भी, ठीक। अब देखिए इसके पास भाई दो से अधिक मतलब दो से अधिक क्या है बच्चों,
2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हैं, ठीक, 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये बहुदंतुक लिगेंड। जैसे ये किसका स्ट्रक्चर है, किसका आयन है, तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, 1 2 3 4 है, तो 4 में टेट्रा पढ़ा जाता है, ये एसीटेट है, ये एथिलीन डाइएमीन। तो शॉर्ट में इसी को EDTA ऐसे पढ़ा जाता है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ये तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा बहुदंतुक लिगेंड, ठीक। ये जो आपका एग्जाम्पल है बच्चों, ये बहुदंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बहुदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, तो ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, इनके पास डोनेट करने के लिए 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, अर्थात जो केंद्रीय धातु आयन को 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति रखते हैं या क्षमता रखते हैं, तो ऐसे लिगेंड को अपन क्या बोलेंगे रसगुल्लों, बहुदंतुर लिगेंड या बहुदंतुक लिगेंड। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है कीलेट लिगेंड क्या होता है, ठीक। कीलेट लिगेंड ये भी बहुत ही मजेदार टॉपिक है। कीलेट लिगेंड क्या है, इसके पहले भी हमने आपको बता दिया है भाई इसके बारे में कि कीलेट लिगेंड बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। कीलेट लिगेंड किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों। देखिए जब कोई बहुदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड जैसे भी आपने देखा, ठीक, तो जब कोई बहुदंतुक लिगेंड एक साथ धातु आयन से कई दाता परमाणु से इस प्रकार जुड़ा होता है कि एक वलय प्राप्त हो, यानी एक पूरा का पूरा एक मतलब जिसे कह सकते हैं चक्रीय संरचना या एक चतुर्भुज बन जाए, ठीक है ना, इस तरह से, तो ऐसी संरचना प्राप्त हो तो इसे कीलेट वलय कहते हैं, तथा ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं बच्चों, कीलेट लिगेंड कहते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे PTCl2En, ठीक, इसका एक एग्जांपल। En क्या है, एथिलीन डाइएमीन, शॉर्ट में इसी को लिखा जाता है, इतना लंबा भाई लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए En लिख देते हैं, शॉर्ट में बस हो जाता है, एथिलीन डाइएमीन। अगर हम इसमें बात करेंगे बच्चों तो ये एक आपकी एक वलय बनाएगा, ठीक, जिसके साथ अगर हम देखें तो भाई Cl और Cl ये जुड़ गया, और उसके बाद क्या, एथिलीन डाइएमीन, तो इसके साथ NH2 हो गया बच्चों, और यहां पर CH2 हो गया, ठीक, और यहां पर इसके साथ भी हम बात करें तो ये NH2 हो गया, सॉरी यहां पे लिखेंगे N, क्या लिख रहे हैं भाई, N हो गया H2, ठीक, और ये आपका हो गया CH2। अगर हम देखेंगे तो ये क्या बना रहा है, एक वलय बन रहा है, ठीक है ना, एक क्या बन रहा है बच्चों, एक पूरी तरह से देखिए तो एक वलय बन रहा है। तो यही तो हम कह रहे हैं ना कि जब कोई बहुदंतुक लिगेंड एक साथ धातु परमाणु से कई दाता परमाणु से इस प्रकार, देखिए ये क्या हो, इस प्रकार जुड़ा हो कि इससे एक वलय का निर्माण हो, एक वलय प्राप्त हो, तो इस वलय को कहते हैं कीलेट लिगेंड, ठीक है, सॉरी, इस वलय को कीलेट वलय कहते हैं, और इस प्रकार के लिगेंड को कहते हैं कीलेट लिगेंड। क्लियर हो गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिर से बोल देते हैं, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा उपसहसंयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, उपसहसंयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाना है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। 2022 की बात करें तो 5 मतलब लगभग 4 या 5 सेट में पूछा था,
ठीक। और 23 में भी 1 से 2 सेट में आया था। यूं समझिए कि हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है, बेहद सिंपल है, छोटा सा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। उपसह संयोजन संख्या या इसी को समन्वयन संख्या कहते हैं। ठीक, देखिए उपसह संयोजन संख्या क्या है, तो भाई सबसे पहले जब हमने परिचय दिया था वहां समझाया था, तो धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक भाई, कोई एग्जांपल जैसे Fe हो गया, NH3 हो गया, ठीक, 5 हो गया, और यहां पर Cl हो गया और Cl2, इस तरह से हम कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया, उपसह संयोजन संख्या है क्या, तो इसी को तो बच्चों उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, उपसह संयोजन, उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या। ठीक, उपसह संयोजन संख्या, यही चीज तो हमने बताया कि धातु आयन से, ठीक, क्या बताया बच्चों कि धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की, तो ये धातु आयन है, ये क्या है रसगुल्लो, इसको हमने बताया कि धातु आयन कहते हैं, धातु आयन। ठीक, केंद्रीय धातु परमाणु बोलिए या केंद्रीय धातु आयन बोलिए। ठीक, तो ये धातु आयन है, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय परमाणु आयन, क्लियर। तो ये केंद्रीय धातु आयन हो गया। तो केंद्रीय धातु आयन या धातु आयन से जुड़े दाता परमाणुओं की, तो भाई इसके साथ लिगेंड कितने दाता परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, तो 5 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसी नंबर को ही क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या या फिर समन्वय संख्या या समन्वयन संख्या। ठीक, कुछ भी अपन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बच्चों की उपसह संयोजन संख्या क्या होती है। ठीक, जैसे कोई एग्जांपल और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे K4 FeCN6, FeCN6, तो इसमें भी केंद्रीय धातु परमाणु, या अगर हम बोलेंगे तो केंद्रीय धातु परमाणु ये है, लिगेंड ये है, इसके साथ कितने बंध से जुड़ा हुआ है, यानी कितने कार्बन परमाणु, सॉरी कार्बन नहीं, कितने परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, तो ये 6। ठीक है ना, ये लिगेंड हो जाएगा, और यही जो नंबर्स होगा यही उपसह संयोजन, उपसह संयोजन, उपसह संयोजन संख्या हो जाती है। क्लियर बच्चों, यही क्या हो जाता है, उपसह संयोजन संख्या। ठीक, हमने यही बताया कि केंद्रीय धातु आयन से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या। यानी इसमें उपसह संयोजन संख्या 5 है और इस वाले में उपसह संयोजन संख्या कितनी है बच्चों, 6 है। क्लियर हो गया, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। ठीक, ऑक्सीकरण संख्या निकालने को बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। ठीक, इस चैप्टर में है क्या, एक तो ऑक्सीकरण संख्या बहुत ही निकालने को पूछेगा, ठीक, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, या तो फिर हमने बताया शॉर्ट में, और लेकिन सबसे ज्यादा आपके जो पूछा जाता है इसमें IUPAC नाम। क्लियर, चलिए तो इसको पहले देख लेते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर होती क्या है, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। देखिए बच्चों कि एक संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े सभी लिगेंडों को यदि उनके साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म सहित हटा लिया जाए, तो केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित जो आवेश किस मतलब आवेश होंगे उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे ऐसे नहीं समझ में आएगा, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। जैसे भी एक भी जिसके बारे में शुरू से अंत तक एक एग्जांपल हम देखते चले हैं, K4 FeCN6 ये हमने लिया। तो भाई अगर पूछा जाएगा, देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालते किसके हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बच्चों हम केंद्रीय धातु परमाणु की निकालते हैं, क्योंकि इसी के बारे में बात कर रहा है ना कि एक संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े, कह रहा है कि यदि सभी लिगेंडों को उनके द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म सहित क्या हटा लिया जाए, तो केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश होता है वही कहलाता है
ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या। तो इस वाले में हमें निकालनी किसकी है बच्चों, तो इसमें हमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, Fe की, ठीक है ना, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है अपने को, ठीक, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, ध्यान से समझना, जो भी नंबर्स होते हैं परमाणु वगैरह, जैसे K4 है तो 4 आगे ले जाओ बच्चों, ठीक, अगर अभी है तो ठीक है, नहीं अकेले होता तो डायरेक्ट। अब K का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, और ये सब कहां से पता चलते हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, जो क्लोरीन परिवार के होते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनकी निगेटिव होती है ऑक्सीकरण संख्या -1। और जो आपके क्षार धातु होते हैं, ठीक है ना, लिथियम, सोडियम, ये वाले जो, तो इनमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1 होती है, ठीक। और जो उदासीन टाइप के होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 होती है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। इसको भी बताएंगे कि बाद में इसको आपको देखना कहां से है, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो भाई हमने बताया ना कि ये धातु है, तो धातु में ये +1 हो गया, फिर प्लस लगाएंगे बच्चों, जिसका पूछ रहा है x मान लीजिए, f का पूछ रहा है f ही रखिए, f ही, या फिर x मान लीजिए, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, ये 6 आगे ले जाएंगे, और यहां पर Cn की ऑक्सीडेशन नंबर तो -1 Cn का होता है, और बराबर का 0। अगर यहां पर कोई चार्ज होता, जैसे -2 होता, तो हम बराबर -2 लिख देते हैं। अगर यहां पर कुछ भी +2 होता, 3 होता, तो वो वहां पर, ठीक, नहीं है तो 0 रखिए। तो ये कितने हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, प्लस x और माइनस का ये कितना हो गया भाई, तो ये -6 कम 6 हो गया, बराबर 0 हो गया। इसको लिख सकते हैं x -2 बराबर 0, ठीक, x -2 बराबर, क्योंकि 6 में से 4 गए -2, तो लिख सकते हैं बच्चों x बराबर +2। तो जो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई बच्चों, यहां पर क्या आ गई, वो +2 आ गई, ठीक। इसी तरह से एक एग्जांपल और जैसे हम ले लेते हैं, तो भाई कोई एग्जांपल कोई और भी ले लेते हैं, जैसे CO है, ठीक, CO है, कोबाल्ट है, CO हो गया, और उसके बाद NH3 हो गया, NH3 हो गया, 5 हो गया, और यहां पर Cl हो गया और Cl2। तो इसमें भाई निकालेंगे किसकी बच्चों, इसमें तो निकालेंगे किस चीज की, तो भाई CO कोबाल्ट की, ठीक, CO की, ठीक है ना, कोबाल्ट की निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमने बताया ना बेहद आसान है, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं भाई। जिसका पूछा जाए x मानिए, प्लस भाई देखिए NH3, तो ये 5 आगे आ जाएगा, तो उदासीन है बच्चों, तो इसका 0 होता है, ठीक, प्लस भाई Cl का कितना होता है, -1, और यहां पर फिर प्लस लगाएंगे तो भाई 2 आगे जाएगा, और Cl का -1 बराबर 0, कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0 हो गया। तो ये हो गया x -1, और ये प्लस माइनस का -2 बराबर 0, तो x -3 = 0। तो यह कितना हो जाएगा बच्चों, x बराबर +3। तो भाई कहने का मतलब ये जो है, ठीक है ना, CO है, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना, +3। तो इस तरह से बच्चों हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। अभी आपको बता देंगे कि कौन कैसे जानते हैं कि किस चीज का, यानी भाई किस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। आप परेशान बिल्कुल मत रहिए, क्लियर है, बस इतना जानिए कि ऑक्सीकरण संख्या इस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। एक आध नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, या तो बहुविकल्पी में पूछेगा या फिर वैसे ही पूछ लेगा किसी चीज का ऑक्सीकरण संख्या निकालने की, क्लियर। चलिए, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संयोजकता का वर्नर सिद्धांत। संयोजकता का वर्नर सिद्धांत क्या होता है, ठीक, बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी बच्चों। इस चैप्टर में अगर हम लॉन्ग में बात करें तो 3 से 4 नंबर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। संयोजकता का वर्नर सिद्धांत क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए कि संयोजकता का जो वर्नर सिद्धांत है, यानी वर्नर ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इसके अनुसार मतलब इस सिद्धांत में कुछ ऐसे तथ्य हैं। पहला देखिए बच्चों कि उप सहसंयोजन यौगिक में धातुएं 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं, एक तो प्राथमिक संयोजकता, दूसरी द्वितीयक संयोजकता। दूसरा पॉइंट कि प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयनीय होती हैं तथा ये ऋण आयनों के साथ
संतुष्ट होती है, यानी ऋणायनों के द्वारा। जो प्राथमिक संयोजकता है वो ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है। अगला पॉइंट है कि जो द्वितीय संयोजकताएं होती है, यानी द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो अनआयनीय होती है और ये उदासीन अणु अथवा ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होते हैं। और जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो उप सहसंयोजक संख्या के बराबर होती है। ठीक, अगला पॉइंट है कि धातु से जो द्वितीय संयोजकता से आबंधित आयन अथवा समूह विभिन्न उप सहसंयोजन संख्या के अनुरूप द्विक स्थान से विशिष्ट रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने कीलेट वाले में जो देखा है वो चीज। ठीक, तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द कर लीजिए। चलिए हो गया है बच्चों। देखिए सरल से सरल तरीके से हमने लिखने का प्रयास किया है, बहुत ज्यादा आपको गहराई में नहीं जाना है बच्चों। और आप क्वेश्चन बैंक से अगर देखेंगे तो ये थोड़ा अटपटा लिखा है, बहुत डिफिकल्ट, इसलिए हम कहेंगे कि आप इसी को अच्छे से देख लीजिए। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों। अगला जो है हमारा वो है, अगला पॉइंट है संयोजकता आबंध सिद्धांत की व्याख्या। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, संयोजकता आबंध सिद्धांत की। इसको शॉर्ट में पूछता है बच्चों, शॉर्ट में इसको किस नाम से कहता है, तो इसको शॉर्ट में कहता है वीबीटी। वीबीटी क्या है? ठीक, वीबीटी क्या है ये पूछता है। ठीक, एक वीबीटी पूछता है, एक सीएफटी पूछता है। तो वीबीटी, वी का मतलब वैलेंसी संयोजकता, बी का मतलब बॉन्ड आबंध या बंध, टी का मतलब थ्योरी, बोले तो सिद्धांत। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है? देखिए संयोजकता आबंध जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो संयोजकता आबंध सिद्धांत ये लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और संयोजकता आबंध सिद्धांत होता क्या है ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये संयोजकता आबंध सिद्धांत आप देख सकते हैं। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया, तो इसको अच्छे से देख लेना बच्चों। ठीक, एक और इसमें पूछा जाता है, एक और बात कर देते हैं, एक बताते हैं बच्चों। इसमें एक सीएफटी पूछा जाता है। एक क्या पूछता है? सीएफटी। ठीक, एक सीएफटी पूछता है। ठीक, जिसको कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो एक सीएफटी पूछता है। ठीक, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में बच्चों वो है आईयूपीएसी। ये आईयूपीएसी नामकरण जो पूछता है वो सबसे ज्यादा इसमें पूछता है। कभी कभार 5 नंबरों में पूछ लेता है। अगर आपको ये दोनों टॉपिक भी चाहिए, वैसे बिल्कुल चाहिए होता है भाई, बिल्कुल डेफिनेटली आपको देखना ही पड़ेगा बच्चों, ऐसा नहीं कि ये काम चलाओ, नहीं, इंपॉर्टेंट है दोनों। तो इसको बच्चों हमने बहुत ही सिंपल तरीके से लगभग 3 से 4 लाख बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। अगर आपने भी नहीं देखा तो डोंट वरी, हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप वहां से देख लीजिए। क्योंकि बच्चों जो ये आईयूपीएसी नामकरण है इस चैप्टर में, उसको बताने का मतलब है कि कम से कम भाई आधा घंटे से ज्यादा का वक्त और चाहिए होगा। तो इसलिए जो आपके आक्सीकरण संख्या है भाई, जो कब प्लस होते हैं, कौन से माइनस होते हैं, कौन से उदासीन होते हैं यानी जीरो होते हैं, उन सबको एकदम अच्छे से डीपली सीखना है बच्चों। तो हमने जो उप सहसंयोजक यौगिक के आईयूपीएसी नामकरण की वीडियो बनाई है, ठीक, जिसमें हमने बताया ना कि लाखों बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं और जरूर जाके वहां से देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि भाई चलिए काम हो जाएगा, नहीं बच्चों, धोखा हो सकता है। कभी कभार बोला ना कि ये 5 नंबर में, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, ये आता भी है नहीं भी आता है, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आईयूपीएसी। और दूसरा हमने बताया ना आक्सीकरण संख्या, तो उसमें दोनों चीज बताया है, ठीक है ना, या फिर दोनों की अलग अलग हम जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे वीडियो के, आप जाकर के देख लेना। क्लियर? तो बस आज के इस वीडियो में
इतना है। और इस टॉपिक की भी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इस टॉपिक का भी लिंक हम डाल देंगे, आप परेशान मत रहिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। जमकर तैयारी करो बच्चों, अब की बार 90 प्लस फोड़ना है, और डेफिनेटली रसगुल्लों आप लोग फोड़ोगे।